हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग विमान स्थान के फर्स्ट चैप्टर रस विमान का सेकेंड वीडियो की बात कर रहे हैं। ये अष्ट आहार विधि विशेष आयतन से आज का सेशन शुरू करते हैं। इनको यदि हम डिकोड कर रहे हैं तो इसमें 3 बात आ रहा है। अष्ट मीन्स 8, आहार विधि एंड विशेष आयतन। हम लोग विमान स्थान पढ़ रहे विमान, विशेष मान या विशेष आयतन, ये भी वही चीज़ है। लेकिन ये जो विशेष मान है किसके लिए? आहार की विधि के लिए। आचार्य चरक ने इसका टोटल नंबर 8 बताया है। ये 8 कौन कौन है? तो प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था एंड उपयोगिता, ये टोटल 8 हैं। तो हमें इसमें जो है इन सभी के विशेष मान के बारे में पढ़ना है एक एक करके कि क्या प्रकृति है, क्या करण है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्रकृति से ही स्टार्ट करते हैं। तो प्रकृति क्या है? तो प्रकृति के बारे में बताया है स्वभावो प्रकृति उच्यते, यानी कि जो स्वभाव है वही प्रकृति है। स्वभाव मीन्स नेचुरल, जो किसी भी द्रव्य में नेचुरली जो उसमें प्रेजेंट होता है, जो भी गुण। जैसे कि उड़द का दाल से एग्जांपल ले तो उड़द का दाल का क्या गुण है कि वो गुरु होता है। मूंग क्या होता है? लघु होता है। तो ये स्वभाव है, नेचुरली इसमें प्रेजेंट होता है, यही इसका प्रकृति हुआ। और एग्जांपल लिया जाए जैसे कि सुअर का मांस होता है तो वो गुरु होता है, हिरण का मांस होता है वो लघु होता है। तो ये सभी जो है प्रकृति में आते हैं। तो सेकंड विशेष आयतन क्या है? करण। करण क्या है? तो द्रव्य नाम अभिसंस्कारा। जो हमने स्वाभाविक गुण देखा था द्रव्य का, उसमें संस्कार करना ही करण है। ठीक है, तो संस्कार क्या है? तो संस्कार के बारे में कह रहा है संस्कारो ही गुणांतर्धानम उच्यते, यानी कि गुणों में जो अंतर्धान कर रहे, गुणों में जो आधान कर रहे हैं, यानी कि एक द्रव्य है उसमें जो दूसरे गुण को ला रहे हैं, यही संस्कार है। लेकिन यहीं पर एक और बात आता है कि स्वभावो निष्प्रतिक्रिया। अभी तो हमने देखा है कि गुणों में आधान करना संस्कार है स्वाभाविक गुण में, लेकिन कह रहा है कि स्वाभाविक गुण में किसी भी तरह का परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं ला सकते हैं। तो फिर कैसे संस्कार के द्वारा गुण में परिवर्तन ला रहे हैं? तो इसका आंसर यह है कि जो भी द्रव्य है उसकी उत्पत्ति काल में जो स्वभाव होता है ना, वह कभी नहीं बदलता है। जैसे कि उड़द की दाल का एग्जाम्पल लिए थे, गुरु था, तो उड़द का दाल जब हम कल्टीवेट किए और जो उड़द का दाल आया वो गुरु ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, स्वभाव में कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो संस्कार कब कर रहे हैं? तो जन्मोत्तर गुणों में ही परिवर्तन कर सकते हैं संस्कार के द्वारा। जन्म उत्तर यानी कि जन्म के बाद, यानी कि जन्म हो गया उसके बाद हम उसमें संस्कार कर रहे हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझे कि मॉर्फोलॉजी में हम चेंज कर सकते हैं संस्कार के थ्रू, लेकिन जेनेटिकली चेंज हम नहीं कर सकते संस्कार के थ्रू। ओके, इसके अलावा कुछ और बात यह है कि कुछ द्रव्य है जिसमें संस्कार के थ्रू जो है परिवर्तन नहीं कर सकते, वो परिवर्तन होता है। जैसे कि अग्नि है, तो अग्नि का उष्णता हम संस्कार से नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तेल का स्निग्धता हम संस्कार से नहीं बदल सकते हैं। ये तो हम जान गए कि संस्कार से गुण को जो है आधान करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो इसको जो इनके भेद के थ्रू एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होता है। जैसे इनके भेद में दिया तोय, अग्नि सन्निकर्ष, शौच, मंथन, देश, काल, वासना, भावना, काल प्रकर्षण, भाजना। ठीक है, एक एक से समझते। तोय का मीन्स होता है जल संयोग, पानी के साथ संयोग। तो जो पंचविध कषाय कल्पना जो प्राइमरी डोजेज फॉर्म है, जैसे स्वरस है, कल्क है, श्रीत है, शीत है, फांट है, तो इन सभी में हमने देखा था कि जल संयोग होता है। ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जल संयोग या फिर किसी भी तरह का लिक्विड मीडिया जैसे गौमूत्र के साथ ही भावना वगैरह देते थे या क्वाथ बनाते थे, तो क्या करते थे, वहाँ भी गुणांतर धान होता था, संस्कार होता था। ठीक है, नेक्स्ट अग्नि सन्निकर्ष को ऐसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल से, जैसे धान है। ठीक है, इस धान से हम चावल बनाते हैं तो वो गुरु होता है, लेकिन उसी धान को अग्नि सन्निकर्ष आग पे पकाते और जो लावा बनाते हैं जिसको पॉपकॉर्न कहते हैं, वो लघु हो जाता है। तो गुरु है यहाँ और यहाँ लघु है, सेम धान है। तो क्या है, गुण में परिवर्तन आ रहा है यहाँ इसके थ्रू, अग्नि सन्निकर्ष के थ्रू। तो ये भी संस्कार हुआ। नेक्स्ट है शौच। शौच मीन्स होता है शुद्धि करना। ठीक है, जैसे विष है, विष को शुद्ध करके जो उसमें औषध का प्रॉपर्टी ला दी है, तो ये क्या, गुण में परिवर्तन हुआ, ये भी संस्कार हुआ। ठीक है, इन तीनों को चक्रपाणी ने एक ही एग्जाम्पल में समझा दिया। जैसे कि चावल से
भात पकाना। ठीक है, चावल से भात पकाते हैं तो चावल को सबसे पहले धोते हैं, शौच हो गया शुद्धि, देन उसमें पानी डालते हैं, जल संयोग, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको आग पे पका करके भात बनाते हैं। अग्नि सन्निकर्ष हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मंथन। मंथन का मीन्स होता है मथना। जैसे दही, दही का प्रॉपर्टी क्या होता है, शोथ करना, लेकिन उसी दही को घी के साथ मथ दिया जाए तो वो क्या होता है, शोथ हर हो जाता है, उसका अपोजिट शोथ को अब नाश करने वाला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देश था। देश में एक एग्जांपल से समझते हैं, मानसत्व गुण जो है, जंगल हो गया चाहे साधारण हो गया अनुपदेश, सभी जगह के पशु हो गए या पक्षी हो गए, उनमें मांस का गुण होगा, लेकिन अलग अलग देश के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, किसी में गुरु किसी में लघु। ठीक है, नेक्स्ट है काल। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि चावल है, तो चावल क्या है कि नया चावल होता है गुरु गुण में, लेकिन वही चावल 1 साल पुराना हो गया तो वो क्या हो जाता है, लघु। तो यहाँ गुरु है यहाँ लघु है, गुण में परिवर्तन हो गया टाइम टू टाइम, तो ये हो गया गुणांतरधान। नेक्स्ट है भावना। तो भावना आप जानते हैं वेट ट्राइचुरेटिंग, यानी कि जो विष है, इसे वत्सना वगैरह ही हुआ, उसको गौमूत्र में जो है 3 बार भावना देने के कारण क्या होता है कि उसकी मारक शक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हो गया एक तरह से संस्कार गुणों में परिवर्तन। नेक्स्ट है हमारा काल अपकर्ष। काल अपकर्ष आपने आशा वरिष्ठ पढ़ा होगा भेषज कल्पना में, तो उसका जो संधान करते हैं तो समय के अनुसार उसमें भी गुण आता है, ये हो गया गुण आना। ओके, ये भी संस्कार हुआ। नेक्स्ट है भाजन। भाजन का मीन्स होता है पात्र, यानी जिस कंटेनर में आप सामान को रखें उस पर भी जो है संस्कार होता है। जैसे कि कांसे का पात्र है और उसमें हम क्या कर दिए, घी रख दिए। ठीक है, उस कांसे के पात्र में हम 10 दिन तक घी रख दिए तो वो विष हो जाता है, क्या हो गया, उसका गुण चेंज हो गया। इसी तरीके से जो है लोहे वाला कुछ एग्जाम्पल है जिसमें वो क्या हो जाता है, औषध गुण आ जाता है। ओके, अब नेक्स्ट संयोग देख लेते हैं। तो संयोग का मीन्स होता है कॉम्बिनेशन, मिलाना, दो या बहुत, द्वयो बहुनाम, 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को संगति भाव मिला दिया जाए तो वो हो गया संयोग। ठीक है, ये क्या होता है, विशेष आरभ्यते, विशेष कार्य करने वाला होता है, जो कि इंडिविजुअली ये 2 अलग अलग नहीं करने वाले होते। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मधु सर्पी, मधु एंड घी, इन दोनों को यदि एक साथ खाया जाए मिला करके ये शीघ्र मारक हो जाते हैं। ठीक है, जबकि ये अकेला मधु है बेनिफिशियल होता है, अकेला घी बेनिफिशियल होता है, लेकिन मिल करके मारक हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही मधु मत्स्य पैशाम वाला में आप देखिए कि मधु हो गए, मछली हो गए और दूध, इन तीनों को मिलाकर यदि खाया जाए तो ये क्या करते हैं, कुष्ठ रोग उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है राशि। ठीक है, तो जो आहार लेते हैं उसके मात्रा को ले रहे हैं या फिर अमात्रा में ले रहे हैं, इस फल को निश्चय करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, राशि की आवश्यकता होती है। तो 2 तरह का राशि दिया है, सर्वग्रह एंड परिग्रह। एक एक करके समझते हैं। सर्वग्रह क्या है कि सर्वस्य आहारस्य प्रमाण ग्रहण एक पिंडेन। एक पिंडेन मीन्स जितने भी आहार हैं उन सभी को जो है, उन सभी का प्रमाण ग्रहण एक ही पिंड में किया जाए। इसको एग्जाम्पल से समझिए कि चावल है, दाल है एंड सब्जी है, इन तीनों को एक साथ यदि ग्रहण कर रहे तो ये सर्वग्रह हो गया, सर्वस्य ही ग्रह, सभी को एक साथ ले रहे हैं। वहीं पर परिग्रह क्या होगा कि प्रमाण ग्रहण एक एक शयन आहार द्रव्य नाम, एक एक करके, या चावल अलग लिए दाल अलग खाए हैं तो ये क्या हो गया, परिग्रह, एक एक करके ले रहे। तो आहार का मात्रा और अमात्रा का फल यहाँ पे क्या हो रहा है, निश्चय हो रहा है इसके थ्रू। अब ये परिग्रह क्यों था कि जो भी एक्चुअल न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है ना वो हमको चेक करना होता है, तब ये करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा देश। तो देश क्या है, देशः पुनः स्थानम, देश का अर्थ क्या है, स्थान है, देश को स्थान ही कहते हैं। ठीक है, आगे क्या बताता है कि द्रव्यानाम उत्पत्ति प्रचारो देश सात्म्यम चाचाष्टे, द्रव्य की उत्पत्ति यानी प्रचार। ठीक है, ये दोनों देश की सात्म्यता को बतलाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक रसिया है, रसिया में उपजने वाला धान जो है रसियन लोगों के लिए क्या है, सात्म्य है, तो उत्पत्ति से सात्म्यता बतलाया, जबकि प्रचार यानी कि उसको लेकर के आ गए इंडिया में तो यहाँ के लोगों के लिए वो सात्म्य नहीं हो गया। ठीक है, तो देश से भी जो है सात्म्यता पता चलता है। तो नेक्स्ट क्या है, काल। काल के बारे में क्या बता रहा है, कालो ही नित्यग च अवस्थिका। 2 तरह का काल है, एक नित्यग दूसरा अवस्थिक। ठीक है, जो नित्यग है वो ऋतु सात्म्य की अपेक्षा करता है और जो अवस्थिक काल है वो विकार की अपेक्षा करता है। इनको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऋतु सात्म्य, जैसे कि एक ऋतु ले लीजिए आप, हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु में क्या होती है, अग्नि प्रबल होती है, जाठराग्नि बहुत तीव्र होती है, ज़्यादा होती है। तो उस ऋतु में क्या करना चाहिए कि मात्रा में ज़्यादा आहार लेना चाहिए और गुरु आहार लेना चाहिए, ये सात्म्य होता है।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऋतु सात्मी की अपेक्षा कर दिया। अब अवस्थिक को जो है विकार की अपेक्षा करता है, विकार मीन्स डिजीज, रोग की। उसका भी एग्जाम्पल देखिए, ज्वर। यदि नव ज्वर है, नया ज्वर है, तो उसमें लंघन श्रेष्ठ होता है। वही ज्वर यदि जीर्ण क्रोनिक हो गया तो घी का विधान बताया। घी क्या करता है, ब्रिंगन। अपोजिट ट्रीटमेंट है, यहाँ लंघन है, यहाँ ब्रिंगन है, और डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रोग के ऊपर, कि वो नया है या फिर क्रोनिक है। तो ये क्या हो गया, अवस्था जो है विकार की अपेक्षा किया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, उपयोग संस्था। तो उपयोग संस्था क्या है, तो उपयोग नियम, ये जो उपयोग का जो नियम है, किसका उपयोग, जो भोजन करते हैं ना, तो भोजन करने का जो नियम है ना वो आता है। इसके बारे में जो है हम लोग बहुत अच्छे से आहार विधि विधान में आगे पढ़ ही लेंगे, लेकिन यहाँ देख लेते। तो उपयोग नियम मेनली जो है ना जीर्ण लक्षण की अपेक्षा करता है। जीर्ण मीन्स डाइजेस्ट, भोजन जो डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद ही खाना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जीर्ण का क्या लक्षण है कि डाइजेस्ट हो गया, तो उसका कुछ लक्षण यहाँ दिया है, जैसे कि उद्गार शुद्धि होगा, यानी बेल्चिंग अच्छे से होगा। ठीक है, उत्साह होगा, वेग उत्सर्ग, और ये सभी क्या उचित रूप से होगा। इसके अलावा और क्या आएगा, लघुता, बॉडी में लाइटनेस होगा, छूत होगा, यानी भूख लगेगा, और पिपासा, प्यास लगेगा। तो ये सब चीज़ आएगा तो समझ में आ जाएगा कि आहार जीर्ण हो चुका है, उसके बाद ही अब भोजन करना चाहिए। इसके अलावा और कुछ पे डिपेंड कर, जैसे उष्ण आहार है, स्निग्ध आहार है, तो ये सब कुछ जो है आहार विधि विधान में आगे देख ही लेंगे आज। अब जो लास्ट हमारा बचा है विधि विशेष आयतन में, वो है उपयोक्ता। तो उपयोक्ता क्या है, उपयोक्ता कौन है कि आहार उपयुक्ते, जो आहार का उपयोग कर रहा है, जो इस आहार द्रव्य को ले रहा है, भोजन कर रहा है, वो पर्सन उपयोक्ता है। तो उसको क्यों लाया गया है, उसको इसलिए लाया गया है क्योंकि उसका प्रकृति, अग्नि, इन सब का विचार करना होता है। ऐसे समझिए कि कोई वातिक प्रकृति का पर्सन है तो उसको वातवर्धक आहार नहीं देना है। किसी पर्सन का अग्नि यदि मंद अग्नि है तो उसको गुरु आहार नहीं देना है, इसलिए उस पर्सन को भी लिया गया इस विशेष आयतन में। तो इस आयतन, विशेष आयतन आहार विधि के जो हैं उसको जानने के बाद जो इसके क्या लाभ है वो देख लेते हैं। तो उसका लाभ ही बता रहा है कि शुभ एंड अशुभ फला, शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल को देने वाले होते हैं। कैसे, जो आहार विधि विशेष आयतन है, यदि हम उसको फॉलो करें तो शुभ फल होगा, और फॉलो ना करें तो अशुभ फल देने वाला होगा। इसके अलावा और क्या करा है कि परस्पर उपकारकः भवन्ति, यानी कि ये एक दूसरे का उपकार करने वाला होता है। जो भी है प्रकृतिकरण, संयोग राशि, ये एक दूसरे को उपकार करता है, एक दूसरे का अपोज नहीं करता है, और सभी मिल करके बेनिफिट ही पहुंचाता है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ है। तो हमारा क्या काम बनता है कि हमारा काम बनता है बुभूत सते, हमको उसको जानना चाहिए इन सभी को, और जानने के बाद क्या करना चाहिए, तो बुभुद्वाचो हितेप्सुरे स्यात्, यानी कि हित की, अपने जो हित है जान करके उसकी भी इच्छा करनी चाहिए। साथ साथ जो है मोह से या फिर प्रमाद से कोई चीज़ हमें प्रिय है, ओके, यानी कि दिखने में अच्छा लग रहा है, खाने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मोह और प्रमाद से प्रिय है, लेकिन हमारे लिए अहितकर है, असुखकर है। तो इस तरह के आहार को या ऐसे किसी भी दूसरे वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, ये हमें अष्टाहार विधि विशेष आयतन बतलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आहार के विधि का विधान देखते हैं। आहार विधि का विशेष आयतन देख लिए, अब उस आहार विधि का अब विधान देखते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है किसके लिए है, तो तत्रेद आहार विधि विधान अरोगा नाम, जो रोगी नहीं है, ठीक है, जो स्वस्थ पर्सन है उसके लिए विधान है। ठीक है, क्यों, अच्छा ये कौन स्वस्थ है, तो काले प्रकृतिवे हिततम भुंजानाम भवति, जो समय पर और स्वभाव से हितकर भोजन को ले रहा है वही अरोग है, निरोग है, वही स्वस्थ है। तो उसके लिए आहार के विधि का विधान है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, केशामचित चौपी अतुरानाम, लेकिन कुछ रोगियों के लिए भी ये हितकर होता है ये विधान, सामान्यतः सभी रोगी के लिए नहीं होता है, ये कहना चाह रहा है। तो आहार विधि विधान में क्या सब आया है, कैसे कैसे लेना चाहिए आहार, वो सब देख लेते हैं। तो हमें उष्ण आहार लेना चाहिए, ठीक है, स्निग्ध आहार लेना चाहिए, मात्रा पूर्वक लेना चाहिए, जीर्ण होने पर लेना चाहिए, यानी पच जाने पर। ठीक है, वीरिक अविरुद्ध आहार लेना चाहिए, इष्ट देश यानी अनुकूल स्थान में लेना चाहिए। देन इष्ट सर्व उपकरणम, सभी उपकरण सभी सामग्री क्या अनुकूल हो तब लेना चाहिए। ना अति द्रुतम, बहुत ज़्यादा तीव्र रूप से नहीं लेना चाहिए, ना अति विलंबितम, बहुत धीरे धीरे भी नहीं लेना चाहिए।
अजल्पन यानी बोलकर नहीं लेना चाहिए, अहसन हंसते हुए नहीं खाना चाहिए, तन्मना भुंजितम अनमने ढंग से नहीं खाना चाहिए, एंड आत्मा अभिसमीक्षा यानी कि आत्मा का भी समीक्षा जो है, ये सब करके हमें आहार को लेना चाहिए। ये विधान है। तो अब हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहला है उष्ण आहार। उष्ण आहार से लाभ देखते हैं। तो कह रहा है कि उष्ण असनीयता यानी उष्ण आहार हमें लेना चाहिए। क्यों लें हम उष्ण आहार? तो उसका आंसर यह है कि इससे ये बेनिफिट होता है। उष्णम ही भुज्यमान स्वादते यानी उष्ण आहार लेने से हमें स्वाद मालूम होता है, उस भोजन का टेस्ट मिलता है। नेक्स्ट क्या है कि भुक्तम च अग्नि औदर्य उदीर्यति, जो उदर अग्नि है, औदर्य अग्नि, जाठर अग्नि है, उसका उदीरण करता है। कैसे करता है? सिंपल लॉजिक है, वृद्धि समाने सर्वेशम। उदर अग्नि, अग्नि हुआ, उष्ण भी हॉट पोटेंसी है, हॉट समान समान गुण है, वृद्धि कर देगा। तो उदर का अग्नि वृद्धि हो गया, उसका उदीरण कर देगा तो क्या करेगा? जल्दी ही भोजन का डाइजेस्ट कर देगा, इसलिए क्षिप्रम जरा गच्छति, जल्दी डाइजेस्ट हो गया तो वात का भी अनुलोमन करेगा। साथ साथ जो है श्लेष्मा, उसका जो है शीत प्रॉपर्टी है, यहाँ पे उष्ण है, अपोजिट है, इसलिए श्लेष्मा को परिहरास्यति, उसको हरास करेगा। इसलिए कह रहा है कि हमें उष्ण आहार लेना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग स्निग्ध आहार का देख लेते हैं। तो स्निग्ध आहार से क्या क्या बेनिफिट है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करा है? स्निग्धम असनीयत यानी कि हमें स्निग्ध आहार लेना चाहिए। फिर सेम क्वेश्चन क्यों ले, तो बेनिफिट देख लेते हैं। स्निग्धम ही भुज्यमानम स्वादते यानी कि स्निग्ध आहार लेते ही हमें स्वाद आता है, पहला। दूसरा सेम है भुक्तम च अनुदीर्ण अग्नि उदीर्यति, जो अग्नि उदीर्ण नहीं है, अनुदीर्ण है, उसका उदीरण करता है। यहाँ पे स्निग्ध को यदि हम घी से कोरिलेट कर दे और ऐसा समझे कि किसी अग्नि में हम घी डालते हैं तो क्या होता है? अग्नि को उदीरण करता है, बढ़ा देता है। वैसे यहाँ स्निग्ध क्या कर रहा है? जाठर अग्नि को उदीरण कर देता है, बढ़ा दे रहा है, जो अनुदीर्ण था। ठीक है। अब यदि अग्नि को उदीरण हुआ तो वो क्या करेगा? डाइजेशन जल्दी कराएगा, इसलिए क्षिप्रम जरा गच्छति। नेक्स्ट क्या करेगा? डाइजेशन हो गया तो वात का अनुलोमन होगा। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे अलग जो है उष्ण वाले से वो ये है कि स्निग्ध है ना, तो स्निग्ध का ब्रिंगन वाला काम होता है नॉर्मली, इसलिए शरीर का उपचय कराएगा, शरीर को वृद्धि कराएगा, साथ साथ इंद्रिय का दृढ़ीकरण कराएगा, बल का भी वृद्धि कराएगा। ठीक है। वर्ण प्रसाद कराएगा। ठीक है। कलर कम्प्लेक्शन अच्छा लाएगा, इसीलिए स्निग्ध आहार भी हमें लेना चाहिए। तो नेक्स्ट विधान है मात्रापूर्वक आहार लेने का। तो मात्रापूर्वक आहार से क्या लाभ है वो देखते हैं। कह रहा है मात्रावद असनीयत यानी मात्रापूर्वक आहार लेना चाहिए। क्यों? तो मात्रावधि भुक्तम वात पित्त कफ ना पीड़यत आयुरेव विवर्धयति केवलम। क्या कर रहा है कि यदि मात्रापूर्वक आहार लेंगे तो वात पित्त एंड कफ जो तीनों दोष है इसको किसी तरह का पीड़ा नहीं पहुंचाता है, साथ साथ जो है केवल आयु का जो है ना वर्धन ही करता है, आयु ही बढ़ाता है, बेनिफिट ही पहुंचा रहा है। ठीक है। और क्या कर रहा है कि सुखम गुदम अनुपर्येति, सुखपूर्वक गुद मार्ग तक पहुंचा दे रहा है, यानी कि गुद मार्ग तक पहुंच गया सुखपूर्वक, बीच में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आया। किसमें? तो अग्नि में। इसीलिए चौष्मा उपहंती यानी कि उष्मा को किसी तरह का ना उपहस नहीं करता है, उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दे रहा है। ठीक है। साथ साथ जो है अव्यथम च परिपाकमिति, अब उष्मा यदि सही है, जाठराग्नि सही है, तो परिपाक में भी किसी तरह का व्यथा नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए क्या कह रहा है? हमें मात्रापूर्वक ही आहार लेना चाहिए। नेक्स्ट विधान ये है कि आहार के जीर्ण होने पर भोजन करना। पुराना आहार जब डाइजेस्ट हो गया, पहले वाला जो मील लिए हैं उसके बाद ही नेक्स्ट मील लेना, ये कह रहा है। यदि हम अजीर्ण अवस्था में ले लिए तो क्या होगा बिना डाइजेशन के? तो कह रहा है कि पहले का आहार है उसका रस और नया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, साथ साथ जो नया आहार ले लिया वो, ये दोनों मिल जाएगा और उसके बाद जो है सभी दोषों को, ठीक है, सभी दोषों को बहुत ही जल्दी वो प्रकोपित कर देता है। तो करना क्या है कि हमें इसीलिए जीर्ण होने के बाद ही भोजन करना है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि भोजन जीर्ण हो गया है? तो उसके लिए दिया है कुछ बात कि स्वस्थानेषु दोषे, सभी का सभी दोष जो है अपना जो ओरिजिनल स्थान है वहाँ रहेगा। अग्नो चोदीर्ण, अग्नि उदीर्ण होगा, एंड बुभुक्षायाम, भूख भी लगेगा।
ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें जिससे पता चलेगा कि आहार जीर्ण हो गया, ठीक है। इसके बाद भोजन करना चाहिए। बेनिफिट क्या होगा, तो स्रोतशाम मुखेशु, स्रोतस जो है उसका मुख खुल जाएगा। विशुद्ध च उद्गार, जो उद्गार बेल्चिंग होता है वो शुद्ध होगा। हृदय विशुद्ध, हृदय भी शुद्ध होगा। वात का अनुलोमन होगा, और जो भी है वात मूत्र पुरुष ये सभी जो है आराम से त्यागा जाएगा। साथ साथ जो शरीर का जो भी सभी धातु है उनको प्रदूषण नहीं करेगा, बल्कि केवल आयु का ही, जो आयुरेव विवर्ध्यति केवलम, केवल आयु का ही वृद्धि करेगा। इसलिए कहा जाता है कि जीर्ण होने के बाद ही खाना चाहिए। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि अविरुद्ध वीर्य वाले आहार लेना चाहिए, ठीक है। वीर्य अविरुद्ध असनियात, अविरुद्ध और विरुद्ध को समझते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से, कि मछली है और दूध है, ठीक है। मछली का वीर्य होता है उष्ण और दूध का वीर्य होता है शीत, ठीक है। तो यहाँ पे उष्ण एंड शीत ये क्या आपस में विरुद्ध वीर्य है, लेकिन हमें कह क्या रहा है कि अविरुद्ध, यानी कि हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिसका सेम वीर्य है, या तो उष्ण उष्ण वाला या फिर शीत शीत वाला। यदि हम इन दोनों को विरुद्ध वीर्य वाले को लेंगे तो हमें नुकसान होगा। ये दोनों मिल करके क्या करता है, महाअभिसंधि हो जाता है, सारे के सारे स्रोतस को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए कह रहा है कि जो आहार आपस में उसके वीर्य विरुद्ध नहीं है, अविरुद्ध है, वैसे ही आहार को लेना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इष्ट देश में आहार लेना चाहिए, और इष्ट देश और इष्ट सर्वोपकरणे दोनों है यहाँ पे, ठीक है। इष्ट का मतलब होता है फेवरेबल, अनुकूल अपने लिए, देश हो गया वो स्थान, ठीक है। साथ साथ जो इष्ट यहाँ पे सर्वोपकरण मीन्स सभी सामग्री जो भी है, जो भी मटेरियल चाहिए वो सब अपने फेवरेबल हो गया तभी खाना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए। क्यों होगा, तो यहाँ पर आ जाता है मानसिक विकार, मनोदोष, ठीक है। यदि ये नहीं होगा ना, आपके अनुकूल नहीं होता उस पर्सन को, तो उसको मेंटली थोड़ा ये आता है, विकार आ जाता है कि ऐसा है वैसा है, तो मानसिक विकृति होगा, मेंटली भी डिस्टर्ब रहता है। तो ये चीज़ नहीं होगा, इसलिए कहा जाता है कि अपने अनुकूल स्थान पे और अनुकूल सामग्री के साथ ही भोजन करना चाहिए, ठीक है। यदि अप्रिय स्थान में ले रहे हैं तो मन को विघात करने वाला भाव होता है, उससे मानसिक विकार हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमको इष्ट देश में और इष्ट सामग्री के साथ, अनुकूल सामग्री के साथ भोजन करना चाहिए, ये सब नहीं हो। नेक्स्ट विधान है अति द्रुत भोजन, इससे हानि होता है, यहाँ लाभ नहीं है, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से भोजन नहीं करना चाहिए, ये कह रहा है। क्या क्यों नहीं करना चाहिए, अतिशीघ्र भोजन करने से क्या होता है कि वो जो आहार है ना वो उन्मार्ग में चला जाता है, मीन्स वो जो उसका अपना प्रतिष्ठान है ना अप्रतिष्ठान में चला जाता है, अपने प्रतिष्ठान यानी कि आमाशय में नहीं ठहरता है, ठीक है। क्या हो जाता है, साथ साथ में अवसाद भी हो जाता है भोजन का, शिथिलता नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि वो प्रतिष्ठान चला गया, तो भोजन का जो दोष है, जो गुण है, उसकी उपलब्धि जो है ना निश्चित रूप से नहीं हो पाती है, जो एब्जॉर्ब होना था उसका जो भी पोटेंसी वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि बहुत ही तीव्र वेग के साथ, अति द्रुत के साथ भोजन नहीं करते हैं। नेक्स्ट विधान है अति विलंबित आहार, इससे भी हानि है, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे भी भोजन नहीं करना चाहिए। न अति विलंबित असनियत, क्यों नहीं करना चाहिए, तो तृप्ति अगच्छति, यानी कि जो है तृप्ति जो है ना वो नहीं हो पाता है, धीरे धीरे खाते रहते हैं, बहु भूखते, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तृप्ति मिलता है नहीं है उस चक्कर में। साथ साथ जो है शीत हो जाता है, आहार शीतल हो जाता है, जबकि हमको क्या लेना चाहिए था, उष्ण आहार लेना चाहिए। और इसके साथ क्या होता है, विषमम च पचते, आहार का जो पाचन जो होता है ना वो भी विषम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन सभी की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा विलंब करके नहीं भोजन लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, अजल्प अन्न हसन तन मना भुंजित, यानी कि अजल्प बातचीत करते हुए, हसन हंसते हुए, तन मना यानी अनमने ढंग से भोजन भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसके वजह से एव ही दोषा भवंती या एव अति द्रुत अशनाता, यानी कि जब हम बहुत तेज वाला जो पढ़े थे जिसमें जो जिस तरह का दोष हुआ था बिल्कुल वैसा ही दोष हो जाता है जब हम इन तीनों कंडीशन में भोजन लेते हैं। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि अजल्प, हसन एंड तन्मना, इन तीनों केस में भोजन नहीं करना चाहिए। तो लास्ट यहाँ पे दे रहा है कि आत्मा नाम अभिसमक्ष्य भुंजित सम्यक, यानी कि आत्मा का भी समीक्षा, आत्मा को भली प्रकार समझ करके ही भोजन करना चाहिए।
कैसे? तो ये देखना है कि जो पर्टिकुलर आहार द्रव्य है वो हमारे लिए लाभकारी है या इससे हमें हानि होगा, ठीक है। तो आत्मा के लिए ये साथ में है या नहीं है, इन सभी चीज़ को जानकर ही भली भांति हमें भोजन लेना चाहिए। साथ में वाला कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये है कि आत्मा के लिए समीक्षा करके ही भोजन करना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो इस तरह आहार विधि विधान के बाद आचार्य चरक ने चिकित्सक के बारे में जो बताया है कि चिकित्सक कौन हैं, अच्छे चिकित्सक हैं तो जिनके पास रस का, द्रव्य का, दोष का एंड विकार का, इनका प्रभाव तो हमने फर्स्ट वीडियो में देख ही लिया है। इसके अलावा देश, काल, शरीर, इन सभी के प्रभाव को भी वो जानते हो, वही उनके अकॉर्डिंग यानी आचार्य चरक के अकॉर्डिंग क्या है, चिकित्सक हैं, ठीक है। तो सातवें को भी एक बार देख ही लेते हैं क्या है। तो सातवें क्या है कि सातम्यम नाम तद यद आत्म उपसेते, यानी कि जो आत्मा के लिए सुखकर है ना, जो आत्मा यानी देह के लिए सुखकारी है, बेनिफिशियल है, वही सातवें है। जो हमारे बॉडी के लिए हैबिचुएटेड है तो वो हमारे लिए सातवें हो गया। सातवें के बारे में ये कह रहा है कि सातवें अर्थ है या उपशय अर्थ है, यानी कि जो सातवें का अर्थ है वही उपशय का अर्थ है। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है या दोनों सिनोनिम्स ही है। इसका सातवें का मतलब जो सिनोनिम्स ये समझ सकते हैं कि सातवें का सिनोनिम्स सातवें का सिनोनिम्स हाँ उपशय है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि सातवें का जो टाइप्स है 3 तरह का बताया है। प्रवर सातवें, मध्य सातवें एंड अवर सातवें। प्रवर मीन्स बेस्ट हो गया, मध्य मिडिल एंड अवर लो। हमने जो है 6 रस पढ़ा था, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु एंड कषाय। ओके, तो 6 रस जो है इनमें सभी रस जिसके लिए सातवें हो गया, 6 का 6 जिस पर्सन के बॉडी के लिए वो प्रवर सातवें हो गया। जबकि जिसके लिए कुछ सातवें, जैसे इनमें से 2 या 3 ऐसे रस हैं तो वो मध्य रस सातवें है तो वो मध्य सातवें हो गया। जबकि सिर्फ एक या तो मधुर या फिर अम्ल ऐसा सातवें है तो वो अवर सातवें है। तो बेनिफिशियल क्या है, प्रवर सातवें जो बेस्ट होता है ये होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है जो मध्य और अवर सातवें है ना उसको धीरे धीरे त्यागना है और धीरे धीरे इसको क्रम से ही अपनाना चाहिए था। तो सातवें का तो ये एक टाइप्स क्लासिफिकेशन हुआ। एक और क्लासिफिकेशन है सप्तविधम, ठीक है। सप्तविध तु रस एक तु है, यानी इसमें जो है टोटल 7 तरह का सातवें बताया। एक तो हो गया कि एक रस के प्रयोग से, यानी कि ये वाला मधुर अम्ल से 6, और एक क्या हुआ कि सभी रसों को एक साथ मिला दिया जाए तो वो, तो ये टोटल कितने हो गए, 7 तरह के सातवें हो गए। तो फ्रेंड्स इस तरह से रस विमान का जो है सेकेंड वीडियो और साथ साथ रस विमान कंप्लीट हो गया। सॉरी फॉर काफ़ी लेट से वीडियो बनाया हूँ इसका सेकेंड पार्ट, लेकिन आप लोग देखिएगा प्लीज़ एंड थैंक यू।